রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে। হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা देखो, लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, 5 तक करवाया था। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग ये 6 नंबर हम लोग टाइम वैल्यू मनी कर रहे हैं, वो आज आई होप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम ऑफ मनी डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 5% पर एनम करके है तो कितने समय पे कोई एक अमाउंट डबल हो सकता है। मतलब क्वेश्चन को अगर हम लोग ड्रॉ कर ले समझने के लिए, तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि एक अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा। जैसे अमाउंट अगर हम लोग पी मान रहे हैं, डबल होने का मतलब 2p, या एक्स मान रहे हैं तो डबल होने का मतलब जो है 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने समय पे, ये पूछा है कि कितने समय पे ये ऐसा डबल हो जाएगा अगर हम लोग का इंटरेस्ट रेट है 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला लगता है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। तो ए कितना है, 2p, जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो 2p है। p मेरा p है, यहाँ पर मैंने p माना है। या फिर चाहो तो ऐसा कर सकते हो, इस p को x मान लो और यहाँ पर 2p के जगह ऐसा कर सकते हैं हम लोग समझने के लिए कि a यानी एक्यूमुलेटेड अमाउंट, उसे 2x मान लो। एक ही बात है, जैसा चाहे कर सकते हैं, दोनों में बात बराबर है। ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि p में हमें कंफ्यूजन है तो ठीक है, तो हम लोग x मान लेते हैं p वैल्यू को, तो फिर 2x हो जाएगा a का वैल्यू। i कितना होगा, जब इंटरेस्ट हमें कुछ नहीं बोला है कैसे करके पे होगा, तो इसका मतलब कंपाउंडेड एनुअली, मतलब साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक साल में एक ही बार इंटरेस्ट, तो 5% ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एडजस्ट नहीं होगा। एन का वैल्यू कैसे निकालते, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। टी इक्वल टू नंबर एन इक्वल टू टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, तो कितने समय वो तो हमें नहीं पता। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम का मतलब है कि कितना बार कन्वर्जन होगा इंटरेस्ट का। ठीक है, तो जितना टी होगा उतना बार ही कन्वर्जन होगा। अब ये ना हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन हम लोग इतना बता सकते हैं कि अगर मेरा नंबर ऑफ कन्वर्जन पता है 1 होगा। ठीक है, 1 क्यों, क्योंकि साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा। अब जितना साल है उतना बार मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम बोला है, कंपाउंडेड कुछ नहीं यानी एनुअली, तो साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम 1 है, और तो इसका मतलब ए नॉट टी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एन को ए नहीं रख देते, जब ए नॉट टी बराबर है तो यहाँ पर 2 हो गया, ये हो जाएगा 1.05 होल टू दी पावर एन। अब हम लोग ये कैसे निकालेंगे, हम लोग इसे ट्रायल एंड एरर करेंगे। 1.05 को मल्टीप्लाई करेंगे, करके देखेंगे कितने टाइम में मल्टीप्लाई करने से 2 आता है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखो 14 में लगभग इतना आ गया 1.9799। ठीक है, और 15 में 2 को क्रॉस कर गया और 2.0789 हो रहा है, मतलब 14 और 15 के बीच का कोई डेटा होना चाहिए। तो ऑप्शन हमें हेल्प करेगा ये फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, 14 और 15 के बीच का। तो यहाँ पर है 15 ईयर 3 मंथ्स, 15 ईयर 2 मंथ्स, और यहाँ पर है 14 ईयर 2 मंथ्स। देखो 15 वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म है। ठीक है, 15 वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ दो ऑप्शन है, एक है 14 ईयर 2 मंथ्स और एक है 14 ईयर 3 मंथ्स। तो कौन सा ऑप्शन होगा फिर, हाँ बोलो 14 ऑप्शन। 3। ये 3, देखो हमें ना पता नहीं कि कौन सा होगा, क्योंकि कैसे हम लोग पता बताए कि 14.2 होना चाहिए कि 14.3 होना चाहिए, मैम क्योंकि क्लोजेस्ट है वो ही ले सकते हैं। हाँ, लेकिन क्लोजेस्ट तो देखो हमारा 14 और 15 आया है, पॉइंट तो हमारा कुछ नहीं आया ना। मतलब क्लोजेस्ट इस हिसाब से अगर हम लोग सोचे कि 1.9, तो देखो ना 14 में ही तो मेरा लगभग लगभग 2 हो जा रहा है, तो क्लोजेस्ट फिर कौन सा होगा। 15 1.9 तो मतलब, हाँ देखो ना 1.9 मतलब कितना होता है, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 2 बोल सकते हैं ना, ये तो मोर देन 2 है ना। तो इन दोनों हाँ के बीच का, तो फिर 14 के जस्ट बाद वाला डेटा हमें लेना चाहिए। तो जस्ट बाद क्या होगा, 14 ईयर 2 मंथ्स या 14 ईयर 3 मंथ्स।
14 ईयर 2 मंथ्स होगा तो फिर हाँ, तो हम लोग वो वाला लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला होगा ना, तो 14 ईयर 2 मंथ्स ये वाला ले लो, ठीक है, इस तरीके से चूज करेंगे। अच्छा, अब 7th वाला देखो। इन हाउ मेनी ईयर्स इज सम ऑफ मनी ट्रिबल्स, 3 टाइम्स हो जाएगा एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस। यहाँ पर क्वेश्चन लगभग सेम है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वो जो कितने टाइम समय? है, हाँ बोलो। हाँ टाइम है, इधर 1 साल में 1 बार रिटर्न मिल रहा था और उधर 1 साल में 2 बार रिटर्न मिल रहा है। हाँ, बस इतना ही मतलब डिफरेंस है, और ये डबल था वो। हाँ, सही है। तो देखो हम लोग का, यहाँ पर हम लोग p अगर x मान लेंगे तो a कितना होगा? 3x, ट्रिपल बोला है ना। और i कितना हो जाएगा? i हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। i बोला है 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, ये बोला है। मैंने एक ठीक, साल में 2 बार। 1 साल में 2 बार, ठीक है, तो इंटरेस्ट हमें 1 साल में 2 बार मिलेगा, मतलब यहाँ पर एन कितना हो जाएगा? t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो t हमें नहीं पता, वही फाइंड आउट करने बोला। नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना हो जाएगा? 2, 1 साल में 2 बार, तो एन यहाँ पर 2t हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, तो कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ए है 3x, p है x, 1 1 रहेगा फॉर्मूले में। आई कितना हो जाएगा? क्योंकि ये वाला हमें हाफ ईयरली देना है, मतलब टोटल इंटरेस्ट 1 साल में 5 बार ही मिलेगा, 5% ही मिलेगा, लेकिन 2 बार में मिलेगा, तो कितना कितना मिलेगा? 5% बाई 2.5। 2.5, 5% बाई 2 कर दिया। एन को एन ही रखते हैं, बस एन का जो भी वैल्यू आएगा उसको 2 इंटू टी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो 3। ये 1 हो गया, दोनों साइड से x हटा दिया। 2.5% टू दी पावर n, तो 2.5% का मतलब कितना हो जाएगा? 1.025 हो जाएगा टू दी पावर n। अब हम लोग ये चेक करेंगे, 1.025 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा? हाँ बोलो। বলছি একটা জিনিস, এখানে 1+5%/2 যেটা আপনি ম্যাম করেছেন, হুম যদি আমি ডাইরেক্ট করে দিই তাহলে কিন্তু 2.5%, কিন্তু হুম যেহেতু আমরা লিখেছি তাহলে তো আপনাকে ধরুন যেটা এলএইচএস মেথড মানে লসাগু মেথড, সেই হুম হিসেবে করতে গেলে কিন্তু ওটা প্রথমে 1 এর সঙ্গে 2 টাও তো ধরুন ইয়ে হচ্ছে, তাহলে 2 প্লাস 2.5 হতো। এইটা বলছো? এইটা যেটা করেছি না, হ্যাঁ হ্যাঁ এইটা, হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি তুমি যেটা বলছো। তুমি এটা বলছো আমি এখানে 2 করে দেবো, এখানে 2 লিখে দেবো, এটা 5% করে দেবো, এরকম বলছো তো? যেহেতু ক্লাস রয়েছে সেই জন্যই বলছি, বা যদি না করতে হয় তাহলে ডাইরেক্ট 2.5 আমাকে লিখতে হতো। হ্যাঁ, এবারে দেখো এটা করলে কিন্তু এটা এর সাথে অ্যাড হবে না, এটা এর সাথে এলসিএম প্রসেস যাবে না। এটাকে আমি যখন ব্র্যাকেট দিয়ে দেবো, অ্যাকচুয়ালি এটা আমার ব্র্যাকেট দিয়ে দেওয়া উচিত, কারণ আমি এই অ্যাপ্লিকেশনটা এই 1 এর ওপর লাগাতে পারি না, কারণ 1 এর ওপর তো আমার দরকার নেই, আমার তো 5%-এর ওপর ওই অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে না। তো ওই ও যে কনফিউশনটা হবে না যদি আমরা একটা ব্র্যাকেট দিয়ে দিই, হ্যাঁ তাই না? ওটাই বলছিলাম ম্যাম। হ্যাঁ, তাহলে ব্র্যাকেট দিয়ে দেবে, ব্র্যাকেট দিয়ে দিলে এটা এরকম হয়ে গেল। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई करके देखो कितने बार में 3 आएगा। बहुत टाइम लगेगा, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। तो 44 को एक बार लिख लेते हैं। 44 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 2.96 समथिंग आ रहा है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 3। और अगर 45 कर देंगे ना तो मोर देन 2 हो जाएगा। 3 और मुझे तो 3 चाहिए था, ठीक है, तो 3.03 हो रहा है, तो इसमें मेरा ग्रेटर देन 3 हो रहा है। मैंने दोनों पॉइंट लिख लिया। अब देखते हैं कि कौन सा आंसर हो रहा है। तो 44 और 45 के बीच का कोई डेटा होगा एन का वैल्यू, तो देखते हैं हम लोग को यहाँ पर। लेकिन क्या निकाल के देना है? ईयर निकाल के देना है, ठीक है। तो मेरा आंसर किस चीज का आया? एन का आया है।
अच्छा, लेकिन मुझे आंसर दिया हुआ किस चीज का है? मुझे आंसर तो टी का दिया हुआ है, क्योंकि कितने सालों में ये होगा। तो अगर मेरा एन 44 है, हम दोनों से चेक कर रहे हैं, तो मेरा टी कितना आ जाएगा? 22। और अगर हम ले रहे हैं इसे 45, तो मेरा टी कितना आ जाएगा? हम दोनों से चेक करके देख लेंगे कौन से ऑप्शन के साथ हमारा नियरेस्ट होगा। ये हो रहा है 22.5 और एक हो रहा है 22 ईयर्स। देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। देखो हमारे पास ना 18 वाला 3 ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 22 ईयर्स 3 मंथ्स है, तो यहाँ तो कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। कौन सा आंसर देंगे? 22 years 3 months। हाँ, तो फिर डी वाला आंसर दे देंगे। इसमें हमारा आंसर डी हो जाएगा। अब 8, तो यहाँ पर क्या मेन पॉइंट हमें देखना था पता है, कि ऐसा अगर हम लोग बोलेंगे कि मेरा आंसर 44 है, 45, फिर ढूंढने बैठेंगे तो यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। कैसे मिलेगा? क्योंकि एन तो नंबर ऑफ कन्वर्जन बताता है, कि इसका मतलब कितना बार हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है उस टाइम पीरियड में। तो टी पूछा है, हम लोग को पूछा है कितने सालों में ये पैसा 3 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब 22 साल, और ये कुछ 6 महीना, 3 महीने में ये पैसा डबल हो जाएगा। इसीलिए आंसर ऐसा है। ऐसा नहीं कि आंसर गलत है। तो हमें क्या पूछ रहा है, हम लोगों ने क्या निकाला है, वो सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर 8th नंबर में बोला है मशीन डेप्रिशिएट एट 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ए ईयर। तो बोल रहा है कि मशीन का जो डेप्रिशिएशन है वो स्टार्टिंग में 10% करके हो रहा है। The cost and scrap value realized at the time of sale being 23,240 and 9,000 respectively। बोल रहा है कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू जो है उस मशीन का, कॉस्ट है 23,240, मतलब इसको खरीदा गया 23,240, और बोल रहा है जब इसे बेचेंगे तो इसका स्क्रैप होने वाला है 9,000। मतलब 23,240 का चीज जब बेचा जाएगा तो उसके हिसाब से सिर्फ 9,000 ही हमें रिकवर हो सकता है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स द मशीन वॉज पुट टू यूज। तो इसका मतलब कितने सालों के लिए मशीन हम लोगों ने यूज किया है। तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था, इसमें इसी टॉपिक में आया हुआ था हम लोग का। तो यहाँ पर देखो मशीन हम लोगों ने जो खरीदा है वो हम लोग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू है, जो कि हम लोगों ने 23,240 से खरीदा है। और इसका वैल्यू कितना होने वाला है? 9,000 जब हम लोग इसे बेचने जाएंगे। अब कितने साल बाद ये सिचुएशन होगा, यही हमें पूछा गया है। और जो डेप्रिसिएशन है वो है 10%, कुछ नहीं बोला है, तो 10% पर एनम। तो इसका मतलब ए इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी बोला था डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट का वैल्यू कम होना। तो जैसे इंटरेस्ट लगने से जो है अमाउंट हमारा बढ़ता है ना, 100 रुपए पे 10 रुपए लगा तो 110 हो गया, फिर 110 पे कुछ और परसेंटेज लगा तो वो और बढ़ गया। तो यहाँ पर तो एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो 9,000 हो जाएगा फ्यूचर में 23,240 का एसेट। और इंटरेस्ट रेट कितना है? 10% पर एनम। तो हम लोग को एन निकाल लेंगे तो फिर उसके हिसाब से हम लोग टी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 9,000 डिवाइडेड बाई 23,240, और 1 - 10% मतलब 1, और 10/100 मतलब 0.1, मतलब 0.9 हो जाएगा टू दी पावर एन। अब ये देखते हैं कितना आता है। 9,000 डिवाइडेड बाई 23,240, तो ये आ रहा है कुछ इतना 0.3872, 0.9 टू दी पावर एन। अब हम लोग 0.9 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितने बार में ये वैल्यू आएगा। 0.9 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं 9 में आया था मेरे हिसाब से। 9 में आया था, 10 में तो कुछ इतना आ रहा है, ये भी लिख लेते हैं। 0.3486 ऐसे आ रहा है। 9 में कितना आया था मुझे यहाँ दिख जाएगा, मेरे से गलती से ये हो गया। 9 में इतना आ रहा है 0.38742, 42 ऐसा आ रहा है। तो 387 तो आ ही रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का एन का आंसर लगभग क्या होना चाहिए? 9, ठीक है। ये दिख ही रहा है 0.38, 9 आ रहा है ना। हाँ मैम। अब हम लोग टी कैसे निकालेंगे? एन 9, एन इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन। यहाँ पर नंबर ऑफ कन्वर्जन तो नहीं है, लेकिन लैंग्वेज हम वही लिख रहे हैं, डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन साल में एक बार लगेगा। एन अगर मेरा कुछ इतना है 9, ठीक है। एन क्योंकि अगर मेरा 9 हुआ, हाँ, तो फिर टीवी मेरा कितना हो जाएगा? 9। अब देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है ऑप्शन में 9 ईयर्स।
अच्छा, a machine or 4,90,740 is depreciated, same type of question दिया है, 15% on its opening value each year. हर साल ओपनिंग वैल्यू जो एसेट का दिखेगा उस पे 15% करके डेप्रिशिएट होगा. व्हेन इट्स वैल्यू रिड्यूस टू 2 लाख, कब ये मशीन का वैल्यू 2 लाख में पहुंच जाएगा. तो इसका मतलब ये भी सेम वही हो गया, a इक्वल टू p इंटू 1 माइनस आई होल टू दी पावर n. तो वैल्यू कितने में पहुंचना चाहिए? 2 लाख. 2 लाख में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उस मशीन का जिसका अभी स्टार्टिंग में वैल्यू है 4,90,740. और जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे लग रहा है? जो डेप्रिसिएशन है वो 15% पे. हाँ, अब हम लोग को एन निकाल लेना है, तो फिर 2 लाख डिवाइडेड बाई 4,90,000. हाँ 740. हाँ 0.40755 इतना लिख रहा है, 4 डिजिट. 1 माइनस 15%, तो 15 मतलब 0.15, 1 माइनस 0.15 हो जाएगा 0.85 टू दी पावर एन. अब फिर से वही देखेंगे कि एन का वैल्यू कितना होने से ये डेटा मिलेगा. 2 3 4 5 6 7 8, नहीं मुझे लगता है गलत हो गया मेरे से. 2 3 4 5 5 में आ रहा है कुछ इतना 0.4437. मुझे थोड़ा और कम चाहिए, तो हम 6 वाला भी ट्राई करके देखते हैं. तो 6 में आ रहा है 0.3771, जो कि काफी कम है. मतलब मेरा आंसर 5 और 6 के बीच का होना चाहिए. अब देखते हैं मेरे पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि मुझे तो टी निकालना है, बट मेरा टी जो है वो एन इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन होगा पर एनम. तो साल में एक ही बार करके डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो जो मेरा टी है वही मेरा एन है, तो एन का आंसर ही टी हो जाएगा. अब देखना ये है कि 5 और 6 के बीच का क्या वैल्यू है जो हमें लग रहा है कि हमारा आंसर होना चाहिए. 4 ईयर 6 मंथ्स, 4 ईयर 7 मंथ्स, 4 ईयर 5 मंथ्स, 5 ईयर 7 मंथ्स. तो यहाँ भी बात तो आसान हो गया. कौन सा होगा? क्योंकि मेरा 5 एंड समथिंग होना चाहिए, तो 5 कौन years सा 7 होगा? months. हाँ, तो फिर एक ही ऑप्शन है, 5 ईयर 7 मंथ्स, ऑप्शन डी. ए मशीन, और फिर से सेम क्वेश्चन, 4,90,740 इज डेप्रिशिएटेड एट 15% ऑफ इट्स ओपनिंग वैल्यू ईच ईयर. ये पहला लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा 9 वाला. व्हेन इट्स वैल्यू रिड्यूस्ड बाय 90%, वैल्यू कब 90% तक कम हो जाएगा? बाई, ठीक है, बाई बोला है, तो 90% तक कम होने का मतलब है कि उसका वैल्यू मैम बचेगा कितना? हाँ बोलो. ও 4,90,740 से 90%, হ্যাঁ, যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে এ. সেটা এ না, এটা বলেছে বাই 90%. দেখো, হ্যাঁ ম্যাম, মানে যে টাকাটা লস হচ্ছে, মানে যে হুম, টাকাটা পড়ে থাকছে, সেটাই তো এ. কারণ হ্যাঁ, এইটা যে যদি টাকাটা পড়ে থাকছে সেটাই এ, কিন্তু পড়ে কোনটা থাকছে? কারণ এখানে বলেছে ভ্যালু কম হবে 90% দ্বারা, তাহলে ভ্যালু পড়ে থাকবে কত? 10% ভ্যালু পড়ে থাকছে. হ্যাঁ, তাহলে 10% নিতে হবে. হ্যাঁ বাই বলেছে না, 10% মানে 90% দ্বারা কম হচ্ছে, তাহলে পড়ে থাকছে 10%. হ্যাঁ বাই বলেছে না, তাহলে আমাদেরকে 90% লাগিয়ে কিন্তু নিলে ভুল হয়ে যাবে. না, হুম, 10% দিয়ে করতে হবে. 4,90,740, इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा वो तो हमें 15%. 15% बता दिया है क्वेश्चन में. और कितना वैल्यू बच जाएगा? बोल रहा है कि जो भी एसिड का वैल्यू है वो कम हो जाएगा 90% से, तो बचेगा कितना? वही मेरा ए है, तो 10% से बचेगा. यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें 10% लगाना पड़ेगा, बिकॉज बाई 90% बोला है. तो ए हो गया 4,90,740, पी है 4,90,740, 1 माइनस 15% टू दी पावर एन. तो ये डिवाइड करने से कितना हो जाएगा? 0.1 या ऐसा कुछ आएगा शायद. 4,90,740 डिवाइडेड बाई 4,90,740, 0.1 आएगा.
0.85 टू दी पावर n। तो अब देखना पड़ेगा 0.85 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से 0.1 आए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 19 आ रहा है 10 में, और भी ज्यादा होगा। 11 12 13 14। ठीक है 14 एक बार हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि 0.1027 ऐसे आ रहा है। 15 में देखते हैं और भी कम आ गया। ठीक है तो 0.08735, मतलब 14 और 15 के बीच का कोई डेटा होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर भी ए नॉट टी हम लोग का इक्वल होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन साल में एक बार लगने वाला है। तो यहाँ पर ये वाला कितना हो जाएगा फिर, 14 ईयर समथिंग आ रहा है ना हम लोग का, 14 और 15 के बीच का। तो 14 और 15 के बीच का कौन सा आंसर है? एक ही आंसर दिख रहा है, कौन सा होगा? 14 ईयर 2 मंथ। हाँ 14 ईयर 2 मंथ्स मतलब डी। फिर बोला है अलीबाबा बोरो 6 लाख हाउसिंग लोन एट 6% रीपेबल इन 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो अलीबाबा ने 6 लाख रुपए लोन लिया है, हाउसिंग लोन लिया है मतलब घर खरीदने के लिए। और पे कैसे करना है? 6% रीपेबल इन 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। हाउ मच एनुअल पेमेंट इज नेसेसरी? तो ये क्वेश्चन सबसे पहले है हमें ये पता करना है कि ये क्वेश्चन किस चीज का है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या एन्युटी। क्योंकि इसके पहले तो सब क्वेश्चन बोल ही रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमें पता है। ये क्वेश्चन एन्युटी का है। क्यों? एन्युटी का रूल्स क्या था? एन्युटी का रूल्स ये था कि अगर हम लोग कुछ एक अमाउंट पे या रिसिप्ट कर रहे हैं फिक्स्ड बेसिस पे, तो इंस्टॉलमेंट तो वैसे ही होगा ना। एक इंस्टॉलमेंट मेरा हमेशा फिक्स्ड होता है कि मुझे लोन का ईएमआई हर मंथ इतना पे करना है। तो एक फिक्स टाइम पे होता है, एक फिक्स समय के लिए पे होता है, क्योंकि लोन का तो एक टर्म होगा ना कि 10 साल का लोन है कि 20 साल का लोन है, जो भी है। तो यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करके बताना है कि अगर किसी ने 6 लाख रुपए का लोन लिया है 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब 20 साल का फिर लोन होगा। 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब ही तो 20 साल का लोन हो गया ना। 20 बार साल में हमें मतलब एक बार करके 20 साल में 20 बार इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। तो हमें पूछा है कि एनुअल पेमेंट कितना करके होगा, मतलब एनुइटी पूछा है। तो क्वेश्चन इस ऐसा हो गया 20 टाइम्स हमें पे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है ये हो गया 20 इंस्टॉलमेंट। अभी हम लोगों ने लोन कितने का लिया है, मतलब इन्होंने लोन लिया है 6 लाख का। अब हम लोग को हर बार इंस्टॉलमेंट पे करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनुइटी। हमें ये ए कितना होगा डॉट डॉट करके ए, वही हम लोग को पूछ रहा है कि ए कितना होगा। इंटरेस्ट रेट भी बता दिया है कि इस ईएमआई में इंटरेस्ट रेट है हम लोग का 6%। ठीक है 6%। लेकिन कैसे पे करना है? बोला ईयरली पे करना है। तो 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है। एन्युटी में भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, कभी सिंपल लगता नहीं है। तो 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हर साल हमें पे करना है। तो लोन का वैल्यू हमेशा प्रेजेंट वैल्यू बताता है। आज लोन लिया है तो आज हमारे पास जो वैल्यू है वो 6 लाख है, मतलब हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगाना है। ए बाई आई 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + i होल टू दी पावर n। अब हाँ एन्युटी रेगुलर होगा कि एन्युटी ड्यू होगा, तो क्वेश्चन खुद बता दिया था कि हमें लोन का अमाउंट पे कब करना है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। जिस साल लोन लिया है उस साल के एंड से हमें पे करना है। तो एंड होने से एन्युटी रेगुलर होता है। मैंने रेगुलर वाला ही फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है वैसे भी लोन होने से एन्युटी रेगुलर होता है। ये सब लिखवाया हुआ था हम लोग का। ठीक है एक बार देखना पड़ेगा अगर थोड़ा बहुत भी भूल गए हैं हम लोग तो। यहाँ पर हो गया ए बाई आई कितना हो जाएगा 6%। एन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, तो 20 साल में 20 बार कन्वर्जन होगा। ईयरली जो है हमें पे करना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 लाख इंटू 6%, और ये हो जाएगा ए इंटू, यहाँ पर देखते हैं ये कितना आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 100 + 1 इंटू
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये आ गया। मेमोरी हटा देते हैं, मेमोरी प्लस करेंगे 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ये जितना भी आया -1, 0.688, 195 ऐसा है। तो ये 6 लाख का 6% तो हो जाएगा 36,000। तो ए कितना हो जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू, तो इसको हम मेमोरी में प्लस कर लेंगे फिर से 36,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल 52,310, 52,310 करके एक एक साल में, मतलब हर साल इतना करके हमें इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। 52,310, देखते हैं कोई ऑप्शन था कि नहीं। 52,310, हाँ ऑप्शन सी से मैच हो गया, एग्जैक्ट मैच हो गया है मेरा, तो ऑप्शन सी से मैच होके मैंने सी ऑप्शन लगा दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। बोला है कि सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रिडीमिंग डिवेंचर वर्थ 5 लाख एट द एंड ऑफ 25th ईयर। अब ये डिवेंचर का मतलब क्या होता है, ये कॉमर्शियल टर्म है। डिवेंचर का मतलब है कंपनी लोन लेती है, जैसे उसको पैसे का जरूरत है, तो जैसे लोन लेने की नॉर्मल हमें क्या दिखता है, बैंक की, बैंक में जाएंगे लोन देंगे, लेकिन कंपनी जैसे शेयर इशू करती है ना, वैसे कंपनी डिवेंचर भी इशू करती है पब्लिक को। मतलब कंपनी पब्लिक से लोन ले सकती है, ठीक है। लोन कैसे लेगी, जैसे शेयर इशू करती है उसकी जगह डिवेंचर इशू करेगी, तो लोग डिवेंचर खरीदेंगे, तो उसके लिए पेमेंट करेंगे, और कंपनी क्या करेगी, बदले में जिसने जितना डिवेंचर खरीदा है उससे उतना लोन लिया है कंपनी ने, ये माना जाएगा। और कंपनी जब डिवेंचर इशू करेगी उसके पहले ही बता देगी कि लोन का इंटरेस्ट कितना होगा और कैसे करके इंटरेस्ट पे। अब ये सिंकिंग फंड क्या होता है, सिंकिंग फंड का मतलब एक ऐसा फंड, फंड का मतलब होता है ना, जैसे कुछ खरीदना है हमें, ठीक है, तो हम लोग फंड बना सकते हैं ना कि भाई मुझे ना एक लैपटॉप खरीदना है, हम इसमें पैसा जमा करेंगे, ये मेरा फंड है, उसमें फंड क्रिएट करके हम पैसा जमा करके फिर ये चीज खरीदेंगे। तो वैसे ही कंपनी को डिवेंचर जब रिडीम करना, अब रिडीम का मतलब क्या होता है, रीपे, मतलब लोन जैसे हमें पे कर देना है ना, कि लोन का हमें इंस्टॉलमेंट देते जाना है, ठीक है, तब जाके हमारा लोन रीपे होते रहता है। वैसे डिवेंचर के लिए वर्ड यूज होता है अकाउंट्स में रिडेम्पशन, कि डिवेंचर को खत्म करना है, रिडीम करना है, मतलब खत्म करना है। कब करेंगे, जितने दिन का लोन लिया। डिवेंचर जब इशू होता है तो कंपनी को डिवेंचर का फेस वैल्यू बताना पड़ता है, कितने दिन के लिए डिवेंचर इशू हुआ है वो बताना पड़ता है। डिवेंचर जब रिडीम होगा, मतलब जब कैंसिल होगा, तब लोगों को कितना रीपे करेगा कंपनी, पार पे की, प्रीमियम पे की, डिस्काउंट पे, वो बताना पड़ता है। और कितना इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट कैसे पे होगा, पेबल एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये सारा चीज बताना पड़ता है। तो कंपनी सिंकिंग फंड बना सकती है डिवेंचर को रीपे करने के लिए, कि मान लो कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है, 5 साल बाद वो रिडीम कर देगा, तो 5 साल के लिए कंपनी क्या करेगी, फंड बनाती है। और ये रिक्वायरमेंट है, मतलब करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है, लॉ के हिसाब से, कि अगर आप डिवेंचर इशू कर रहे हो कंपनी होके, तो आपको सिंकिंग फंड बनाना पड़ेगा। तो वो सब तो अकाउंट्स में हम लोग पढ़ेंगे, है तुम लोग का रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऐसा टर्म आया तो मैंने बता दिया। अभी मैथ्स के लिए हमारे लिए इतना काफी समझना कि एक लोन लिया है पब्लिक ने, सॉरी कंपनी ने पब्लिक से, और उसके लिए जो फ्यूचर में वो पैसा पे करना है, तो उसके लिए अभी से फंड बना रखा है। तो फंड बनाया है ताकि 5 लाख का डिवेंचर रिडीम कर पाए, मतलब 5 लाख का लोन रीपे कर पाए 25th ईयर जब खत्म होगा। मतलब लोन 25 साल के लिए लिया गया है, इसका मतलब यही हुआ 25 साल बाद डिवेंचर को रिडीम करना है। तो ये 5 लाख डिवेंचर रिडीम करना है, जब रिडीम होगा तब डिवेंचर का वैल्यू 5 लाख होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो ए है वो मेरा 5 लाख है, ठीक है, ये मेरा पी नहीं है, बात समझो क्यों, क्योंकि
करना है ताकि हम 5 लाख का डिवेंचर रीपे कर पाए। मतलब मेरे फंड में 5 लाख रुपए होना चाहिए, मुझे 5 लाख का लोन रीपे करना है। तो इसका मतलब मेरे पास जो 5 लाख का वैल्यू दिया वो मेरा ए है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, हाउ मच प्रोविजंस नीड टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट ईच ईयर प्रोवाइडेड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कैन अर्न इंटरेस्ट एट 4% पर एनम। तो आई का मतलब 4% पर एनम है, और बाकी क्वेश्चन का मतलब हम समझाते इसमें और क्या हमें बोल रखा है। बोला है कि हाउ मच प्रोविजन नीड टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये जो फंड क्रिएट करेंगे ना वो कहाँ से करेंगे। जैसे एक सिंपल बात सोचो कि मैंने 5 लाख का मैंने एक लोन लिया है, तो जिसके हिसाब से 25 साल बाद मुझे उस लोन को जब रीपे करना है तो मुझे 5 लाख रुपए का जरूरत पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आज से फंड बनाना स्टार्ट किया। अब फंड में पैसा कहाँ से डालेंगे, तो हम जो काम करते हैं उससे मेरे रेगुलर खर्चे पे करने के बाद मेरे पास जो सेविंग्स होगा उससे कुछ अमाउंट हम क्या करेंगे, फंड में डाल देंगे। कि हाँ फंड, मान लो कि मैं रोज फंड में मैंने 500 रुपए करके डालने का सोचा है, एग्जाम्पल बोल रहे हैं, तो हम 500 रुपए करके या 100 रुपए करके रोज डाल रहे हैं। तो कहाँ से डालेंगे, अपने इनकम से। तो यहाँ पर कंपनी के लिए क्या बोल रहे हैं, कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करेगा हर साल, ठीक है, उससे कुछ पैसा सेट असाइड करके, मतलब हटा के फंड में डाल देगा हर साल। ठीक है। और फंड का पैसा अगर घर पे रखेंगे हम, जैसे मैंने मान लो 100 100 रुपए करके एक जगह पे जमा करना स्टार्ट कर दिया एक बॉक्स में, लेकिन वो पैसा अगर हम घर पे रखेंगे 25 साल के लिए, पैसा थोड़ी ना बढ़ेगा। हम 100 डालते हैं, वो 100, फिर नेक्स्ट दिन वो 200 होगा, 300 होगा, ऐसे करके। लेकिन अगर हम लोग इसी पैसे को बैंक में जमा करते हैं कि भाई हम ये पैसा बैंक में जमा कर देंगे या कुछ और तरीके से इन्वेस्ट कर देंगे, तो मेरा वो पैसा बढ़ सकता है। 25 साल तक पैसा जमाते गए, लेकिन अगर उसको घर पे रखे तो क्या फायदा। उस जमे पैसे को अगर हम लोग बैंक में देंगे, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जितना मिले मिल तो जाएगा ना। तो यहाँ पर वही बोला है, और ऐसा ही होता है एक्चुअली। डिवेंचर पब्लिक के कंपनी इशू तो कर देती है, पब्लिक खरीद भी लेती है, फिर कंपनी को लोन भी मिल जाता है, ठीक है, पब्लिक के थ्रू से। क्योंकि कंपनी ऐसा इसीलिए करती है, अगर कंपनी पब्लिक से लोन ना लेके अगर बैंक से लोन ले ना, तो उसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, पहला बात है कि बैंक वाला इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगा, जबकि पब्लिक को कम इंटरेस्ट देने से भी चलेगा। क्यों, क्योंकि पब्लिक को पता है कि बैंक में अगर ये पैसा वो रखेगी तो उसे कम इंटरेस्ट मिलेगा, कंपेयर टू वो अगर कंपनी में लगा देगी वो पैसा तो उसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। इसीलिए क्या होता है, कम जो रिस्क ले पाएंगे, ठीक है। वैसे बहुत रिस्कफुल नहीं होगा डिवेंचर, बिकॉज डिवेंचर में क्या होता है ना, डिवेंचर के लिए रूल्स ऐसा है कि कंपनी अगर डिसोल्यूशन में भी चले जाती है तो पहले डिवेंचर होल्डर को पे करना पड़ता है। जो भी हो, तो इंटरेस्ट जो है पब्लिक को ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए पब्लिक जो है डिवेंचर खरीदेगा। और कंपनी का बेनिफिट ये है कि बैंक से कम इंटरेस्ट में उसे लोन मिल जाएगा और बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये लोन के अमाउंट को रीपे करने के लिए फंड बना दिया जाएगा और उस फंड को इन्वेस्ट कर दिया जाएगा ताकि पैसा बढ़े। तो अब हमें पूछना है कि यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने क्या बोला है कि कितना करके हमें फंड में वो पैसा डालना है। तो ये क्वेश्चन मेरा एनुइटी का हो गया। क्यों, क्योंकि मुझे हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट मेरे फंड में, जैसे अगर हम लोग कोई फंड बनाते हैं, ये बॉक्स में पैसा डालेंगे तो रेगुलर बेसिस पे सेम अमाउंट ही डालते हैं ना, तो उसी तरीके से। तो यहाँ पर मुझे फ्यूचर वैल्यू पता है कि मुझे फ्यूचर में कितना अमाउंट चाहिए। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू 1 + i होल टू दी पावर n -1 डिवाइडेड बाई आई। अब ये रेगुलर का लगाए कि ड्यू का लगाए, क्योंकि लोन वाला कंसेप्ट है तो फिर लोन के कंसेप्ट में एन्युटी रेगुलर का ही लगेगा। तो फ्यूचर में मुझे 5 लाख चाहिए, तो आज मुझे कितना करके जमाना चाहिए, अगर वो पैसे को हम इन्वेस्ट करने वाले 4% पर एनम इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे। अच्छा, अब ये 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 ईयर्स के लिए हम लोग ये वाला जो है फंड बनाएंगे, क्योंकि 25 ईयर्स बाद ही हमें पैसे का जरूरत होगा। तो 4/100 into 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 -1, ये इतना आ गया डिवाइडेड बाई 4%, इतना आ जा रहा है। ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाई ये वाला अमाउंट, तो इसको हम कर लेते हैं मेमोरी में प्लस। 12
005। इतना करके हमें अपने फंड में जमा करना पड़ेगा, और उस पे अगर 4% करके इंटरेस्ट लगेगा तो 25 साल में 5 लाख रुपए हमारे पास आ जाएंगे। अब देखते हैं ऑप्शन। तो सबसे नियरेस्ट वाला ऑप्शन कौन सा है फिर? बोलो, सबसे नियरेस्ट वाला आंसर कौन सा है? 12,005 है, तो ऑप्शन ए हुआ ना, 12,006। 13 में बोला है ए मशीन कॉस्ट 5,20,000 विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 20 ईयर्स। तो मशीन का कॉस्ट है 5,20,000 और उसका एस्टिमेटेड लाइफ है 25 ईयर्स। सिंकिंग फंड, फिर से सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया है। सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू रिप्लेस इट बाय ए न्यू मॉडल एट 25% हायर कॉस्ट आफ्टर 25 ईयर्स विद स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ 25,000। What amount should be set aside every year if the sinking fund investment accumulated 3.5% compound interest per annum? तो यहाँ पर बोला एक मशीन है जिसका कॉस्ट है 5,20,000। मतलब हम लोगों ने 5,20,000 इन्वेस्ट करके एक मशीन खरीदा हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोला है? ये मशीन 25 साल तक चलेगा। ये मशीन 25 साल तक चलेगा। फिर बोल रहा है अब 25 साल बाद नया मशीन खरीदना पड़ेगा, तो नया मशीन खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसे का जरूरत होगा। तो वो पैसे कहाँ से जुगाड़ होगा? तो हम लोग फंड बनाते हैं अभी से, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी से फंड बनाते हैं। उस फंड में वो पैसा डालते जाएंगे, ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट डालते जाएंगे और उसको कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। तो जब हम लोग नया मशीन खरीदने जाएंगे तो उस फंड को तोड़ के वहां से पैसे का यूज कर लेंगे। यहाँ पर वही बोला है, सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू रिप्लेस इट। जब इसे रिप्लेस करने का बारी आएगा तो हम लोग सिंकिंग फंड का पैसा यूज करेंगे, तो उसके लिए तो फंड बनाना पड़ेगा। और जो मशीन खरीदेंगे उसका वैल्यू कितना होगा? बोल रहे हैं न्यू मॉडल का खरीदेंगे जो कि 25% हायर कॉस्ट आफ्टर 25 ईयर। 25 साल बाद उसका कॉस्ट आज जो है उससे 25% ज्यादा हो जाएगा। तो फ्यूचर में हमें कितना पैसा चाहिए सिंकिंग फंड में? अगर मेरा मशीन 5,20,000 का है और मुझे इससे 25% एक्स्ट्रा प्राइस वाला मशीन फ्यूचर में खरीदना है, ठीक है, तो फिर मुझे फ्यूचर में कितने रुपए का मशीन खरीदना पड़ेगा? बोलो। 6,50,000 का मशीन खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि हम लोगों को ये पुराना वाला मशीन बेच के भी ना कितना रियलाइज्ड होगा? 25,000। रियलाइज मतलब मार्केट में ये मशीन बेच के हमें 25,000 मिल जाएगा। ये मशीन सोल्ड आउट करके हमें कितना मिलेगा? 25,000, 25 साल बाद। तो अगर 25 साल बाद मुझे 6.5 लाख का मशीन खरीदना है और मेरे पास ऑलरेडी पुराना मशीन बेच के 25,000 रुपए आ जाएगा, तो मुझे फंड में कितना पैसा चाहिए होगा? कितने कितने अमाउंट का फंड चाहिए होगा? बोलो, कितने अमाउंट का फंड चाहिए होगा? 6.5 लाख का? बोलो, कितने अमाउंट का फंड चाहिए होगा? 6 lakhs मैम, सॉरी 6,50,000। हाँ, लेकिन पुराना मशीन बेच के मुझे 25,000 रुपए मिल जाएगा बोल रहा है। ट्वेंटी फाइव मुझे, थाउजेंड हाँ हाँ, तो फिर मुझे कितना फंड में कितना पैसा चाहिए? 6,25,000। हाँ, 6,25,000 माइनस 25,000 करके 6,25,000 रुपीज का हमें फंड चाहिए। तो मुझे ये पैसा कब चाहिए? फ्यूचर में चाहिए, ठीक है। तो मुझे फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए? 6,25,000 अगर फ्यूचर में मुझे चाहिए तो मुझे आज से कितना रुपए जमाना पड़ेगा, वो फाइंड आउट करना है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 + i होल टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई आई। तो फ्यूचर वैल्यू है 6,25,000। ये तो मुझे नहीं पता कितना पैसा जमाना पड़ेगा, वही तो फाइंड आउट करना है। आई मतलब कितना हो जाएगा? 3.5% कंपाउंडेड पर एनम।
और n कितना हो जाएगा 25। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 -1 divided by 3.5%, 36.66 आ रहा है। ये गलत आ गई है। फिर से एक बार देखते 3.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 कितना ज्यादा कर लेंगे मुझे गलत है फिर से गलत हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 -1 divided by 3.5%, 38.949 ठीक आया है। अब तो a कितना हो जाएगा 6,25,000 डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू, तो इसको मेमोरी में दे देते हैं 6,25,000 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल 16,046 आ रहे हैं, है ना। तो ए आ गया, तो कितना पैसा करके हमें जमाना है 16,046। तो फिर कौन सा ऑप्शन हो रहा है हमारा नियरेस्ट ऑप्शन, क्योंकि कुछ तो एक बोलना पड़ेगा ऑप्शन, मतलब नन ऑफ दिस तो कुछ है नहीं यहाँ पर कि हम लोग ऐसा कुछ बोल दें। कौन सा होगा मैम 1650 हाँ यही वाला सबसे नियरेस्ट, नियरेस्ट। यही वाला है हाँ, और तो कुछ नियरेस्ट दिख नहीं रहा है, तो फिर यही होगा। अच्छा 14th वाला, 14th में बोला है राजा एज्ड 40 विशेस हिज वाइफ रानी टू हैव 40 लाख एट हिज डेथ। बोल रहा है राजा का अभी एज है 40 इयर्स और उनका जब डेथ होगा तब उनका एक विश है कि जो रानी है उन्हें 40 लाख मिल जाए जब उनका डेथ होगा तब। इफ हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज लाइफ इज अनदर 30 ईयर्स, और उनको लग रहा है वो और अगले 30 साल तक जिंदा रहेंगे, मतलब 70 साल की उम्र में उनका डेथ हो सकता है, ऐसा उन्हें लगता है। क्यों? क्योंकि अभी उनका एज 40 साल और उनको लग रहा है वो आगे का और 30 साल जी लेंगे। एंड ही स्टार्ट्स मेकिंग इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट, तो वो 40 लाख जमाने के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया है हर साल एक इक्वल अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट करने का सोचा है। कमेंसिंग नाउ मतलब आज से अभी से इन्वेस्ट करने का सोचा है एट 3% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट एनुअली, तो कितना करके वो इन्वेस्ट करे, सोच तो लिया है, हमें पूछा कितना करके इन्वेस्ट करे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। उनको इतना इन्वेस्ट करना चाहिए कि 30% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे वो पैसा 40 लाख हो जाए 30 साल बाद। उन्हें इतना इन्वेस्ट करना चाहिए कि जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 3% में इंटरेस्ट लग लग के वो 30 साल बाद 40 लाख हो जाए, क्योंकि उन्हें 30 साल बाद 40 लाख की चाहिए। अब यहाँ पर कमेंसिंग नाउ बोला है तो अभी से आज से, तो इसका मतलब ये हो जाता है एनुइटी ड्यू का क्वेश्चन। अब एनुइटी क्यों है, क्योंकि हम लोग इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो एनुइटी का 4 मेन कंसेप्ट होता है। फिक्स्ड अमाउंट पेड या रिसीवेबल होना चाहिए, ठीक है। तो फिक्स्ड अमाउंट पे या रिसीवेबल होना चाहिए, और उसके बाद जैसे कि वो हम लोग निकालेंगे कितना एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए, तो वो सब मिला के ये एन्युटी बन रहा है। तो 14th नंबर में हमें यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भी वही क्वेश्चन हो गया ना कि फ्यूचर में इनको कितना चाहिए 40 लाख, कितने समय बाद चाहिए 30 इयर्स बाद चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट सोच रखा है कि हम लोग 3% पर एनम बेसिस पे पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल इन्वेस्ट करेंगे, मतलब हमें ए निकालना है।
तो यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल टू 1+i होल टू दी पावर n -1 डिवाइडेड बाई i, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, क्योंकि आज से अभी से बोला है कमेंसिंग नाउ, तो इसमें एक और 1+i होगा। अगर कॉपी में लिखा हुआ है फॉर्मूला देख सकते हो, बट इस क्वेश्चन में गलत है, वो हम बताएंगे। पहले जो पढ़ के लग रहा है वो हम बता देते क्या है। तो हम लोग को फ्यूचर में चाहिए 40 लाख। तो उसके लिए अभी से कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी 3% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो 30 साल में 30 बार कंपाउंडिंग हो जाएगा, और ये हो गया 3%, और 1+i मतलब 1+3%। अब देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। 40 लाख a इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 into 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 -1 divided by 3%। ये जितना भी आ गया इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.03। 1.03, तो ये कुछ इतना आ रहा है 49 पॉइंट समथिंग, 49.0026 ऐसे आ रहा है। तो ए कितना आ जाएगा, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू, तो हम मेमोरी से ये हटा देते हैं, इसको मेमोरी प्लस कर लेंगे। 4 लाख डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल 81, ऐसा कुछ आ रहा है 81628। तो 81628 करके हमें जो है 8162.8 है, ठीक है। तो 8162.8, 0.8। ठीक है। लेकिन अगर देखें तो ऐसा कोई ऑप्शन ही हमारे पास नहीं होगा। देखो यहाँ पर 14th वाला देखो, 81 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सब ऑप्शन 84 के बेसिस पे दिया हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है हम बताते हैं। बाकी देखो ये आंसर हम लोग का करेक्ट है, ठीक है। ये आंसर इसीलिए करेक्ट है। अच्छा मेरा ना 40 लाख की जगह शायद मैंने 4 लाख लिख दिया है, अभी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखो 4 लाख कर दिया है, 40 लाख था। 40 लाख होने से ये 8 के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। मैंने ना 4 लाख कर दिया है, ये 8 के बाद पॉइंट आएगा, 8 के बाद पॉइंट आएगा, ऐसा 0.19 ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन एक भी ऑप्शन के साथ नहीं मैच हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया है एन्युटी ड्यू, ठीक है। क्वेश्चन जो बोला है उसके हिसाब से मैंने किया है। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। एग्जाम में आए तो यही करके आना है। लेकिन अब ऑप्शन के साथ क्योंकि मैच नहीं हुआ है तो हम इसको चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करेंगे, एक्चुअली ये क्वेश्चन में फॉल्ट ये है कि क्वेश्चन एन्युटी, क्वेश्चन में जो भी ऑप्शंस है ना वो एन्युटी रेगुलर के बेसिस पे दिया हुआ है, जबकि क्वेश्चन हमें एन्युटी ड्यू करने के लिए बोला है। तो इस क्वेश्चन को रेक्टिफाई करने का एक ही तरीका है, या तो हमें ये इन्वेस्टमेंट कमेंसिंग नाउ कैंसिल आउट कर देना चाहिए, तब एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लग जाएगा। बाकी हमें कुछ कैंसिल वेंसिल नहीं करना है। एग्जाम में अगर ये आया तो हम लोगों ने जो सीखा है वही करेंगे, यही करेक्ट होगा। लेकिन अभी ऑप्शन के साथ मैच करने के लिए हम दिखा देते हैं। एक्चुअली ये आंसर जो है ये मेरा एन्युटी ड्यू पे बेस्ड है। तो एन्युटी ड्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो वो तो सेम यही नेगेटिव वाला हो है। जाएगा। हाँ बोलो, বলো কি বলছো। ম্যাম বলছিলাম এটা যে ওয়ান প্লাস যেটা করছিলাম সেটা মাইনাসে চলে আসবে খালি। এইটা থাকবে না। হ্যাঁ ওটাই বলছি যে ওটা মাইনাস হয়ে যাবে খালি। হ্যাঁ ওটা বাদ চলে যাবে। হ্যাঁ মাইনাস হয়ে যাবে, ওইটাই বলতে চাইছি যে 1+3% যেটা রয়েছে ওটা মাইনাস হয়ে যাবে খালি। হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ কত আসছিল সেটা আমার তো মনে নেই কত এসেছিল। দেখি যদি এখানে দেখতে পাই। হ্যাঁ এই যে 47.5754, ऐसा कुछ वैल्यू आया हुआ था, वहां हिस्ट्री में मिल गया, ठीक है। तो 40 लाख 47.5754। 84077 ऐसा आ रहा है। अब देखते हैं कोई ऑप्शन के साथ आ रहा है मैच हुआ कि नहीं। हाँ होगा, देखो सभी में 84 समथिंग था, कौन से वाले ऑप्शन के साथ फिर मैच हो। 84,077 है।
तो 77 यानी ये लिख सकते हैं हम लोग, आसपास यही है, 84 80 हाँ, ऑप्शन डी। डी। ठीक है, लेकिन ये गलत है, ये जो किया ना ये गलत है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन्युटी रेगुलर लग ही नहीं सकता, कन्विंसिंग नाउ बोला था, बट ऑप्शन जो दिया है उसके हिसाब से हम लोगों ने दिखा दिया कि अगर हम लोग एन्युटी ड्यू करते तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आए तो यही करके आना है, क्योंकि ये सही कंसेप्ट है। और ये वाला क्वेश्चन को रेक्टिफाई करने के बाद अगर क्वेश्चन को एन्युटी ड्यू में ट्रांसफर कर देते हैं तो इसके साथ ऑप्शन मिल जाएगा, मैच हो जाएगा। 15th नंबर में बोला है Appu retires at 60 years receiving a pension of 14,400 a year paid in half yearly installment for rest of his life after reckoning his life expectation to be 13 year and that interest at 4% per annum is payable half yearly. What single sum is equivalent to his pension? तो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, बोल रहा है कि एक पर्सन है जिनका नाम है अप्पू, वो रिटायर करेंगे 60 इयर्स जब उनका एज होगा, तब उन्हें पेंशन कितना मिलेगा, तब उन्हें पेंशन जो है वो मिलेगा 14,400 ए ईयर पेड इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो पहले इतना तक बताते हैं। तो कोई एक पर्सन है जिनका नाम अप्पू है, वो जब रिटायर करेंगे तो उन्हें एक साल में कितना पैसा मिलने वाला है, 14,400 ए ईयर। ठीक है, लेकिन ये पेंशन का पैसा जो दे रहे हैं, मतलब जहां वो काम करते हैं वही देने वाले हैं, तो वो पेंशन का पैसा कैसे देंगे, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में देंगे। मतलब ये 14,400 को 2 बार में देंगे, 6 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में एक बार, तो कितना करके देंगे, 7,200। पहला जो लाइन है वो ये बोला है कि किसी को 60 साल उम्र हो जाने पे जो पेंशन मिलेगा वो साल में 14,400 मिलेगा, लेकिन दिया कैसे जाएगा, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में, मतलब 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, तो साल में 2 बार दिया जाएगा। फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ आफ्टर रिकॉर्डिंग हिज लाइफ एक्सपेक्टेशन टू बी 13 ईयर। ठीक है, तो इनका लाइफ कितना है, बोल रहा है इनका लाइफ जो है उसके बाद, रिटायरमेंट के बाद और 13 इयर्स होगा, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब आफ्टर रिटायरमेंट इनका लाइफ जो है, इनका मानना है कि इनका लाइफ और कितना रहेगा, 13 ईयर रहेगा। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद, तो रिटायरमेंट में पहले बार रिटायरमेंट जब होगा तो पहले साल उन्हें ये 14,400 इसे 2 बार में दे दिया जाएगा। and that interest at 4% per annum is payable half yearly. What single sum is equivalent to his pension? अब यहां पर बोला है कि यहाँ एक फ्यूचर वैल्यू लिखते हैं, यहाँ एक प्रेजेंट वैल्यू लिखते हैं, बताते हैं क्यों लिखा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला है कि व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन, तो उन्हें जो पेंशन मिलने वाला है, तो पेंशन कब मिलेगा, वो तो रिटायरमेंट होने के बाद मिलेगा। ठीक है, पेंशन कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, अब पेंशन कैसे दिया जाएगा, ऐसे इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, 7,200 7,200 करके। तो बोल रहा है कि उसका एक सिंगल अमाउंट बताओ, मतलब ये 7,200 7,200 करके 13 साल तक दिया जाएगा, उसका एक सिंगल अमाउंट बताओ कि अगर उन्होंने लमसम में दे दिया होता कि भाई आपका जो पेंशन का अमाउंट है वो हम लोग अभी दे देते हैं, जब आपका 60 इयर्स होगा, आप रिटायर कर रहे हो, तो आप ये पूरा वैल्यू लेके जाओ। ठीक है, जो हम लोग 13 साल में 7,200 करके देते हैं, उसकी जगह आप लोग ये पूरा वैल्यू आपको दे देते हैं, आप अभी लेके जाओ, तो वो वैल्यू कितना होता। तो ये पेंशन जो इन्हें इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है उसका सिंगल वैल्यू कितना है, तो इसका मतलब हमें आज का वैल्यू पता करना है, 7,200 का 7,000, हर एक 7,200 का हमें आज का वैल्यू पता करना है। तब हमें पता चल जाएगा कि ये 7,200 जो 13 साल तक हमें मिलते जाएगा 6 महीने के गैप में, उसका आज का वैल्यू कितना, ये पता करने से पता चल जाएगा कि सिंगल वैल्यू कितना हो रहा है उनके पेंशन का, जो हमें थोड़ा थोड़ा करके देने का बात किया गया है इनको। तो हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, a बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। तो ये एन्युटी रेगुलर जब कुछ नहीं बोलेगा, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। एन्युटी कितना है, 7,200 करके मिलेगा। इंटरेस्ट रेट ये भी क्वेश्चन हमें बता दिया था, 4% पेबल हाफ ईयरली, तो 4% की जगह ये कितना हो जाएगा, 2% एडजस्ट हो जाएगा।
1 + 2% और टू दी पावर n, n मतलब कितना बार, तो n कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना होगा, t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन, 2 टाइम्स हाँ ये 2, और ये t कितना है 13, क्योंकि इनका 30। 13 साल, हाँ 13 साल का लाइफ है, तो ये বছরে দুবার করে হচ্ছে 26। 26 बार, तो ये 26 हो गए। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 1.02 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल जितना आया -1 इंटू 7200 डिवाइडेड बाय 2% इक्वल, ये आ रहा है, ये नेगेटिव नहीं आ रहा है, वो आगे पीछे लिखा हुआ है इस वजह से, 144,871, 144,871, मतलब आज अगर उनको 1,44,871 दे देने का मतलब जो है, और 13 साल तक 7,200 देने का मतलब उतना ही बन जाएगा। तो देखते हैं कौन से आंसर के साथ मैच होता है, 1,44,871 आया मेरा, 1,44,000, तो ये 44 वाला 3 डेटा है, ये छोड़ो क्योंकि ये 45 है, तो ये तीनों में से सबसे नियरेस्ट कौन सा है, एक 700 है, एक 800 है, एक 900, कौन सा लग रहा है, 800 है। 800 है, मतलब हम लोगों का 1 लाख, और नहीं देखो 871 है ना, तो 800 तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, तो अप्रोक्सीमेशन जब लेते हैं तो 871 से ज्यादा लेना पड़ेगा, हाँ कम की तरफ तो नहीं जा सकते, ज्यादा की तरफ जा सकते हैं, तो तो कितना हाँ होगा, हाँ तो फिर 8 900 ज्यादा होगा। हाँ तो ये मैंने वाला होगा, ठीक है। 7,000 मतलब 7,000 समझ के ये 8,000 बोल दे रहा था। अच्छा, हाँ क्योंकि हमें क्या है, हमेशा आगे की तरफ जाना है, हम लोग बैक में नहीं जा पाएंगे ना, तो ये हम लोग का आंसर है, ठीक है, तो ये हम लोग का बी हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो हम लोग का ये टाइम वैल्यू मनी वैसे तो कंप्लीट हो गया, बट इसमें कुछ एप्लीकेशंस वाला क्वेश्चन है होता है, तो वो हमें सीखना पड़ेगा, एप्लीकेशंस वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से कभी कभी हमें पूछ लेता है। इसमें से एक एप्लीकेशन हम लोगों ने किया था, एक क्वेश्चन करते वक्त परपीचुइटी का, हम यहाँ पर लिख देते हैं हमें एप्लीकेशन में क्या क्या समझना है, एप्लीकेशन ऑफ टीवीएम, टीवीएम मतलब वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी या फिर मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस। तो एक होता है लीज का कंसेप्ट, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट, सभी छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन है काफी सारा। सॉरी मैम, मेरा थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है तो इसीलिए बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अच्छा अच्छा, इसीलिए आवाज नहीं मिल रहा है मुझे। हाँ मैम। बॉन्ड वैल्यूएशन, परपीचुइटी, ग्रोइंग परपीचुइटी, जिसमें से परपीचुइटी और ग्रोइंग परपीचुइटी शायद मैंने करवाया, देख लेंगे, चेक कर लेंगे जब ये आएगा पॉइंट। एक है CAGR, बता देंगे फुल फॉर्म क्या है, एक है रियल रेट ऑफ रिटर्न, और एक है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये दिख रहा है काफी सारा पॉइंट, लेकिन ये करने में उतना भी वक्त नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब एक एक क्वेश्चन से हम लोग जस्ट थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे कि क्या है। सबसे पहले लीज में एप्लीकेशन ऑफ टीवीएम क्या है, अगर हम लोग कोई भी चीज लीज में लेते हैं या लीज में देते हैं, तो पहला बात है लीज में नॉर्मली क्या लिया दिया जाता है, एसेट, ठीक है, लीज में हम लोग क्या करते हैं, एसेट को जब रेंट पे लिया जाता है उसको हम लोग लीज बोलते हैं, एसेट को जब हम लोग भाड़े पे लेते हैं ना तो उसको बोला जाता है लीज। अब लीज जब होता है दो पार्टी होता है, जैसे अगर रेंट कोई देता है तो दो पर्सन होता है ना, एक रेंट लेने वाला, एक रेंट देने वाला, तो देने वाले को नॉर्मली लैंडलॉर्ड बोला जाता है, या लैंडलॉर्ड बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है, और जो रेंट लेता है उसे टेनेंट बोलते हैं। यहाँ पर दो पर्सन हो जाएंगे, लेसर और लेसी,
लेसर का मतलब ओनर ऑफ द एसेट, जिसका एसेट है उसको हम लोग बोलेंगे लेसर, और जो एसेट को लेगा भाड़े पे यूज करने के लिए उसको बोलेंगे यूजर ऑफ एसेट, जो है उसको हम लोग बोलेंगे लेस। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे लेसी। तो ये दो पर्सन होते हैं लीज के केस में, कि कोई भी एसेट अगर हम लोग लोन पे लेते हैं, सॉरी भाड़े पे लेते हैं, जिसको हम लोग लीज बोलते हैं, तो जो लीज देता है, लीज देगा कौन, जिसके पास एसेट होगा, हाँ भाई लेके जाओ, ये एसेट भाड़े पे लेके जाओ, मुझे इतना भाड़ा दे देना। तो जो ऐसा बोल रहा है वो लेसर है, और जो भाड़े पे लेके जा रहा है एसेट को यूज करने के लिए वो लेसी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सोचना क्या है, देखो हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात को सोचने के लिए बोल सकता है क्वेश्चन। जैसे हमें एज ए लेसर सोचने के लिए बोला जा सकता है, या फिर एज ए लेसी सोचने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो लेसर के हिसाब से हमें क्या सोचना है, हमें ये सोचना है कि सेल ऑफ द एसेट, कि मेरे से कोई बोल रहा है कि भाड़े पे ना ये एसेट दे दो, मेरे पास एक बड़ा सा प्लांट मशीनरी है, कोई बोल रहा है भाड़े पे दे दो, तो क्या मुझे भाड़े पे देने से मेरे लिए फायदा है, या फिर हम उस मशीन को बेच ही डालें, ठीक है, या फिर लीज आउट करें, कौन सा मेरे लिए बेनिफिट है। लेसी को भी ये सोचना है कि क्या मुझे वो एसेट भाड़े पे लेना चाहिए या मुझे खरीद लेना चाहिए। ठीक है, कौन सा मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल। मैम बाय एसेट इज मोस्ट बेनिफिशियल। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, वो हमें टाइम वैल्यू मनी के साथ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, खरीदना बेनिफिट है, रेंट पे लेना लॉस है, डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि यही ठीक है ये गलत है। अभी देखेंगे, देखो कैसे समझेंगे। मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ से ही देखते हैं ना, एग्जाम्पल हमारे पास है काफी सारा, एग्जाम्पल 36, बीच का कुछ एग्जाम्पल हम लोग गैप रखे थे, तो वही वाला देखेंगे। एग्जाम्पल 36 में जाते हैं। कभी कभी खरीदना अच्छा होता है, कभी कभी लीज पे लेना अच्छा होता है। ठीक है, तो कैसे वो समझेंगे, हम लोग रियल लाइफ में ये सारा चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, 36 कहाँ चला गया, ये बोल रहा है एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग 3,60,000 फॉर 5 ईयर पीरियड। तो लीज ना एक लंबे टाइम के लिए होता है। जैसे कि देखो, ये एबीसी लिमिटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास कोई एसेट होगा 3,60,000 का, और वो इसको लीज पे लगा देना चाहती है 5 साल के लिए। इट हैज फिक्स्ड a rental of 1,05,000 per annum payable annually starting from the end of first year। और जिसको भी ये एसेट ये लीज पे दे देगी कि भाई ले जाओ जाके यूज करो, उसको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा। भाड़ा कितना देना पड़ेगा, 1,05,000 करके हर साल देना पड़ेगा। कब कब से देना पड़ेगा, मतलब जब लीज ले जाएंगे तब, मतलब जब एसेट लेके जाएंगे उसी दिन से देना पड़ेगा। बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, जिस साल हम लोग लीज लेंगे उस साल के एंड से देना पड़ेगा। तो पहले इतने पोर्शन का हम ड्रॉ करके बताएंगे कि यहाँ पर अभी तक हमें जो पता चला उससे क्या दिख रहा है। तो देखो, एसेट हमारा लीज हमारा 5 साल का है, तो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अच्छा तो हर जिस साल हम लोग लीज ले रहे हैं उस साल के एंड से हम लोग को रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, कितना करके रेंट देना पड़ेगा, 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। और ये स्टार्टिंग का ईयर 0 कर देते हैं, 0 से 1 1 साल, 1 से 2 2 साल, 2 से 3 फिर 1 साल, 3 से 4 फिर 1 साल, 4 से 5 1 साल। तो इतना करके इनको रेंट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एबीसी लिमिटेड का बात हो रहा है, जिसने लीज दिया है, तो वो पहला बात है वो बन चुका है लेसर। तो लेसर क्या हिसाब लगा रहा है कि मैंने रेंट पे दे दिया मेरा एसेट, और मुझे हर साल 1,05,000 करके मिलेगा 5 साल तक। तो मुझे पहले एक चीज बताओ कि जो एबीसी लिमिटेड है उसके लिए ये 1,05,000 का जो वैल्यू है, और ये 1,05,000 का जो वैल्यू है, और ये 1,05,000, 1,05,000 और 1,05,000, क्या ये सब बराबर है।
मतलब ये यस हाँ मैम। बराबर है। हाँ, क्योंकि उसको मतलब हर साल तो 1,05,000 करके ही तो मिल रहा है ना, मतलब नहीं ऐसा तो तो नहीं। फिर टाइम वैल्यू मनी कैसे अप्लाई हुआ ना, देखो मुझे तुम आज 10 रुपए दोगे, मुझे 2 साल बाद 10 रुपए दोगे, तो आज हम 10 रुपए से जो खरीद सकते हैं 2 साल बाद 10 रुपए से भी वही खरीद सकते हैं क्या? नहीं मैम, नहीं कह नहीं। सकते। वही तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, वही तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा कि हाँ, अभी मुझे 1 साल बाद 1,05,000 मिलना, फिर 2 साल बाद मिलना, 3 साल बाद मिलना, 4 साल बाद मिलना, 5 साल बाद मिलना, वो क्वांटिटी में एक दिख रहा है बट उसका वैल्यूएशन में वो एक नहीं रहेगा क्या? वैल्यू चेंज होता है। हाँ तो वही तो टाइम वैल्यू मनी है ना। तो मतलब ये अपना कैलकुलेशन कैसे लगाएंगे कि भाई मुझे लीज में देना है कि नहीं देना है। अब आगे पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है कि सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली ऑन विच मनी कैन बी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी। मतलब कंपनी मतलब ये एबीसी लिमिटेड ने देखा, फाइंड आउट किया कि अगर ये पैसा हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे कितना करके इंटरेस्ट मिलेगा, 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली करके मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, ये बोला गया है। ठीक है, तो इज दिस एग्रीमेंट फेवरेबल टू द कंपनी, तो क्या कंपनी को ये एग्रीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो पहला बात है कंपनी कैसे समझेगी कि एग्रीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो एसेट का जो कॉस्ट है वो कितना है, एसेट का कॉस्ट है हम लोग का 3,60,000। ठीक है, और लीज आउट जो है वो कैसे हो रहा है, देखो लीज आउट जो है वो हम लोग का ऐसे हो रहा है कि एक पहले साल 1,05,000 फिर 1,05,000 ऐसे करके मिलेगा। तो ये कंपनी को ये कैलकुलेट करना चाहिए कि 1,05,000 करके जो मिलेगा 5 साल तक, पहला बात है ये एन्युटी बन गया, ये पहले दिमाग में हमें रखना है। ये क्वेश्चन मेरा एन्युटी पे बेस्ड हो रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट रिसिप्ट होने वाला है, क्योंकि हम एबीसी लिमिटेड के हिसाब से सोचेंगे। मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड पीरियड के लिए फिक्स्ड समय के साथ मुझे मिलने वाला है। ठीक है, अब मुझे ये करना चाहिए कि मुझे लीज आउट करना चाहिए या फिर मुझे नहीं करना चाहिए, तो मेरे लिए बेनिफिट है कि नहीं हम कैसे पता करेंगे? तो हम ये देखेंगे कि ये 1,05,000 जो मुझे रिसीव होने वाला है उसका आज का वैल्यू क्या है, आज का वैल्यू मतलब Y0 में इसका वैल्यू क्या है, Y0 में ये सारे 1,05,000 का वैल्यू कितना है। ये देखने से मुझे क्या बेनिफिट होगा, ये देखने से मुझे ये पता चलेगा कि जो पैसा मुझे 5 साल तक मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू क्या है। ठीक है, अब ये पता चलने से क्या होगा, तो पहले निकालते हैं तब पता चलेगा कि क्या होगा। तो हम लोग को निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये सारे 1,05,000 का मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो एन्युटी क्या है, एन्युटी ये रेगुलर है, क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द पीरियड से हमें पेमेंट करना स्टार्ट करना है या फिर हमें पेमेंट मिलना स्टार्ट होगा। तो अब हम एन्युटी रेगुलर वाला फॉर्मूला इस पे लगा लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,05,000 का, अगर कंपाउंडिंग रेट 14% है वो भी एनुअली, तो यहाँ 14% ही रहेगा, किसी तरीके के आई को चेंज करने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है। और एन का मतलब हो जाएगा हम लोग का 5 साल, 5 साल का ये लीज है। तो देखते हैं कितना वैल्यू आता है। तो 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल -1। ठीक है, -1 इंटू 1,05,000 डिवाइडेड बाई 4 नहीं सॉरी 14%, 3,60,473, 3,60,473। अब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला जो 1,05,000 एबीसी लिमिटेड को 5 साल तक धीरे धीरे मिलने वाला है, वो उसका आज का वैल्यू हो गया है 3,60,473। ठीक है, तो 5 साल में जो मुझे मिलेगा उसका आज का वैल्यू है मेरा 3,60,473। और एसेट को मैंने खरीदा है 3,60,000 में, तो क्या लीज देके मेरे लिए बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि मैंने एक एसेट खरीदा था 3,60,000 से और उसको काम पे लगा के मैंने कितना पैसा रिकवर कर लिया है, 3,60,473। कर लेंगे रिकवर अगर हम लीज देते हैं तो क्या मुझे लीज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए?
मतलब मान लो मेरा एक 100 रुपए का एसेट है जिसको यूज करके काम में लगा के या भाड़े पे देके मुझे 115 रुपए मिला, तो मुझे भाड़ा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मेरा एसेट ही था 100 रुपए का, उसको यूज करके मैंने 115 रुपए कमा लिए, तो 15 रुपए तो बेनिफिट कमा लिया, तो भाड़े पे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे ही सोच के यहाँ पर बता सकते हो। आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर क्वेश्चन ही समझ में आया पूरा? आवाज আসছে? ও তোমার নেটওয়ার্ক ইস্যুস। तो यहाँ पर लीज बेटर हो जाएगा। लीज इज बेटर फॉर एबीसी लिमिटेड, क्योंकि उन्होंने ज्यादा कमा लिया है। ठीक है, कितना? 473 रुपीज। तो लीज जो है उनके लिए ये बेटर हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।